Now let us talk about late 19th century colonialism. So trade flourished and markets expanded in the late 19th century. So we all know the trade was flourishing across the world, right? Britain was taking raw materials from India, making finished goods and was sending it back, right? And was selling it into different places. So trade was flourishing as it is. Markets भी इससे expand हो रहे थे, बहुत सारे लोग सामान खरीद रहे थे क्योंकि जो मिल में जो इंडस्ट्रीज में सामान बनकर आ रहा था वो कंपैरेटिवली सस्ता भी था. वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर ऑल्सो जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था, है ना. और लोगों ने फिर क्यों कम पार्टिसिपेट किया उसमें, क्योंकि जो खादी वाला सामान था वो महंगा था कंपैरेटिवली जो मिल में बन के आ रहा था. तो ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग एंड मार्केट्स भी वर एक्सपेंडिंग, but it had a darker side also, so we need to see that darker side. So what happened, these European countries, they just wanted, इनको क्या चाहिए था कि बाकी देशों पे जाके कब्जा जमा लो. तो इनकी नज़र पड़ी अफ्रीका पे. Now Africa is a very big country, it is a very resource rich country, बहुत सारे resources है वहाँ पे. So इनकी नज़र पड़ी अब अफ्रीका पे कि अफ्रीका को भी कैप्चर किया जाए. So in the late 19th century, European conquests produced many painful economic, social and economic changes, ecological changes, through which the colonized societies were brought into the world economy. तो late 19th century में जो European conquests थे, इन्होंने क्या किया, एक बहुत सारे economic, social, ecological changes ये लेकर आए, किनके through? With the colonized societies, मतलब इन्होंने जाके colonize किया जिन जिन places को, वहाँ पर ये बहुत ही painful way में ये सारे changes, these changes were occurred, right? And then the world economy was changed. So in 1885 the big European powers met in Berlin, जब उनकी नज़र अफ्रीका पर पड़ी, to complete the carving up of Africa between them. So ये these people were very selfish, right? तो इनको क्या लगा कि अफ्रीका अभी खाली पड़ा है, वहाँ के लोग अपनी लाइफ में मतलब खुश हैं. सो अब क्या करो, वहाँ खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ जाके कब्जा जमा लो. तो इन जो बिग यूरोपियन पावर्स थे उस टाइम पे कौन था? ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी भी था. इन सब ने मिलकर के क्या किया, एक मीटिंग करी कहाँ पे? बर्लिन में, राइट. एंड देन दे डिसाइडेड कि लेट अस डिवाइड अफ्रीका अमंग अस एज इफ अफ्रीका इज अ केक. वेरी बैड. सो इन सब ने मिलकर अफ्रीका को डिवाइड कर लिया, सब ने अपना अपना पोर्शन रख लिया. And by that time, US also became a colonial power in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. तो स्पेन ने अमेरिका में आके जब स्मॉल पॉक्स फैलाया और कुछ टेरिटरी अमेरिका की कैप्चर कर ली, so America also taken it back, right? So thus America also became a power. Okay. Now in the late 19th century, Europeans were attracted to Africa. क्यों attract हुए? As I told you, because of its vast resources, राइट, ऑफ लैंड एंड मिनरल्स. सो अफ्रीका में बहुत सारे मिनरल्स भी हैं. यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टेब्लिश प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप, राइट. तो अब ये यूरोपियंस क्यों अफ्रीका में क्यों आए? इनको क्या लगा कि यहाँ पर एक तो हम प्लांटेशन का काम करवाएंगे क्योंकि वहाँ की जोग्राफी भी अफ्रीका की कुछ इस तरीके की है, और माइंस लगा देंगे क्योंकि ये जो मिनरल्स हैं इनको निकालने के लिए माइनिंग का काम करना पड़ेगा, है ना. बट there was an unexpected problem. Now these Europeans will not work. They were there to earn money, right? To lead a good life, fancy life. So they would never work in the fields or in the mines. So there was a problem for them. What was the problem? A shortage of labor willing to work for wages. Now people in Africa, what they used to do, Africa में लोग क्या कर रहे थे? They were basically dependent on their livestock. ठीक है, तो वो आराम से अपना एग्रीकल्चर करते हैं, आराम से उनके एनिमल्स थे, बेसिकली एनिमल्स पे डिपेंडेंट, उनके प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट. सो दे वर लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली. उनको कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन से मतलब नहीं था, उनको किसी ट्रेड से मतलब नहीं था. दे वर हैप्पी इन देयर ओन जोन. ओके. सो दीज अफ्रीकन्स वर नॉट रेडी टू वर्क एज लेबर्स. उनको तो करना नहीं था ये काम. दे डिनाइड. अब ये जो यूरोपियन पावर्स आए थे, इनके जो एम्प्लॉयर्स थे, दे यूज्ड मेनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर्स. लाइक क्या क्या किया उन्होंने क्या किया, बहुत हैवी टैक्सेस इम्पोज करना शुरू कर दिया, विच कुड बी पेड बाय वर्किंग ऑन वेजेस फॉर प्लांटेशन एंड माइंस. तो अब इन्होंने क्या बोला कि नाउ यू हैव टू, इनिशियली दे केम कि भाई हम आए हैं तुम्हारी थोड़ी सी स्थिति सुधारने के लिए, हमें हमारा थोड़ा सा काम है, देन वील लीव. बट दिस अफ्रीका के लोग बेचारे भोले भाले थे, बट दीज यूरोपियन पीपल दे सेटल्ड देयर, क्योंकि उनका काम तो क्या था, क्योंकि वो उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था आने का. दे सेटल्ड देयर. अब उनको लेबर्स की जरूरत पड़ी.
तो अब उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि इन सब पे टैक्स लगा दो। आप वो टैक्स कैसे पे कर सकते हो? ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस ऑन प्लांटेशंस एंड माइंस। इफ यू वर्क फॉर देयर प्लांटेशन एंड माइंस, देन ओनली यू विल बी एबल टू पे द टैक्स। ओके, they have also changed inheritance laws. Okay, now what was it? Let us see. Like if there are 4 people in the family, right, so only one person could do the agriculture work, rest 3 had to work into the mines and into the plantation work only, so that they could pay the taxes, and they changed the laws, right? Okay, then what trick they played with them? Let us read it under this caption, Rinderpest or the cattle plague. What was it? Rinderpest is a fast spreading cattle plague which hit Africa in the late 1880s. It was carried by infected cattle imported from British Asia and destroyed 90% of the livestock. Now Britishers thought, they understood, they realized after staying in Africa or after staying with those people, that their economy is basically, or their lives are dependent on these kettles. Okay, so they thought that let's destroy these kettles only, है ना? तो इन्होंने क्या किया? they said कि भाई हमारे यहाँ पर सोल्जर्स हैं, उनके लिए ब्रिटेन से क्या आ रहा है? मीट आ रहा है। ओके, बिकॉज वो तो मीट ही खाते थे। सो पीपल सेड ओके, वो तो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते थे। सो उन्होंने ये बोल दिया कि मीट इज कमिंग फ्रॉम ब्रिटेन, फ्रॉम दीज सोल्जर्स, क्योंकि सोल्जर्स तो उनको चाहिए थे ना लेबर्स के लिए, सब कुछ मैनेज करने के लिए। सो व्हाट दे डिड, दे डेलिबरेटली ब्रॉट इन्फेक्टेड कैटल्स फ्रॉम ब्रिटेन, ओके, एंड इंडिया, एंड दे डिस्ट्रॉयड 90% ऑफ द लाइवस्टॉक। तो जब वो एक इन्फेक्टेड कैटल आ गई, तो उस कैटल को कौन सी बीमारी थी? रिंडर पेस्ट। नाउ दिस रिंडर पेस्ट गॉट स्प्रेड अमंग ऑल द कैटल्स एंड 90% ऑफ द लाइवस्टॉक डाइड। सोचो, दीज ब्रिटिशर्स वर वेरी बैड। सिमिलर एक अभी बीमारी अभी चल रही है ना इन द काउज, लंपी डिजीज इज गोइंग ऑन, है ना, विच इज हैपनिंग टू ऑल द काउज, एंड many cows are being, they are dying day by day. Today also in the newspaper I saw that 9 more cows died because of this lumpy disease, right? So similarly this rinderpest was a disease which was brought by British in the in the Africa, and many cattle died because of this disease. Now तो with this अब क्या होगा? जब लाइव स्टॉक ही नहीं रहेंगे तो लोग क्या हो जाएंगे? मजबूर हो जाएंगे लेबर्स बनने के लिए और माइनिंग का काम करने के लिए, राइट? सो the colonial governments now strengthen their power and to force Africans into labor market. So now people have no choice but to work into the labor markets. They became laborers. Entering Africa in the east, rinderpest moved west like forest fire. अब ये जो बीमारी थी रिंडरपेस्ट, ये तो कैसे फैली? जैसे जंगल में आग फैल जाती है ना, एक पेड़ जलाओ तो पूरे जंगल में आग लग जाती है, उसी तरीके से सब में फैल गई। एंड द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। तो इससे अफ्रीका के लोगों का लाइवलीहुड जो कि इन कैटल्स पे डिपेंडेंट था, दैट वाज ओवर, एंड देन दे बिकेम लेबर्स।